रेगिस्तान की खामोशी में छुपा है एक अदृश्य स्नाइपर जिसकी हर गोली अपने शिकार तक पहुंचती है और अब उसके निशाने पर हैं अमेरिकी सैनिक जो एक टूटी दीवार के पीछे फंसकर मौत का इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए यह मिशन अब जंग नहीं बल्कि जिंदा रहने की आखिरी कोशिश बन चुका है। फिल्म की शुरुआत में हम यूएस आर्मी स्टाफ सार्जेंट मैथ्यूज और उसके स्पॉटर सार्जेंट आइजैक को इराक के एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में बने पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं। उनका काम है वहां छिपे एक खतरनाक दुश्मन पर नजर रखना, एक ऐसा स्नाइपर जो साइट पर काम कर रहे हर अमेरिकी को मार चुका है। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली धूप में दोनों पत्थरों के पीछे छिपे हुए हैं और दुश्मन की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें वहां बैठे हुए 20 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। लंबे इंतजार के बाद मैथ्यूज बेचैन होने लगता है। वह कहता है कि वहां कोई इराकी सैनिक नहीं है। सामने बिखरी पड़ी मजदूरों और सैनिकों की लाशों को देखकर वह अंदाजा लगाता है कि शायद इराकी सैनिकों का कोई ग्रुप यहां हमला करके जा चुका है। आइजैक उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि सभी मजदूरों की मौत सटीक हेडशॉट्स से हुई है, जिसका मतलब है कि यह किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का काम है। वह यह भी शक जताता है कि शायद उनका सामना एक मशहूर इराकी स्नाइपर जुबा से हो सकता है, लेकिन मैथ्यूज इस बात को खारिज कर देता है और कहता है कि कोई भी इराकी स्नाइपर इतना कुशल नहीं हो सकता कि 30 सेकंड से कम समय में इतने लोगों को मार दे। कुछ और घंटे बीत जाते हैं और आखिरकार मैथ्यूज का सब्र टूट जाता है। वह खुद जाकर साइट की जांच करने का फैसला करता है। वह अपनी छिपने की जगह से निकलता है, अपना सामान उठाता है और आइजैक को आदेश देता है कि वह पीछे से कवर देता रहे। इसके बाद वह धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन साइट की ओर बढ़ने लगता है। साइट पर पहुंचकर मैथ्यूज सैनिकों और मजदूरों की लाशें देखता है। वह एक मरे हुए सैनिक के पास पड़ा रेडियो उठाता है और आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ आइजैक को उसे स्कोप से देखना मुश्किल होने लगता है क्योंकि उसका स्कोप धुंधला हो गया है। वह तुरंत रेडियो पर मैथ्यूज को यह बताता है, लेकिन मैथ्यूज उसे डांट देता है कि उसने समय पर स्कोप क्यों नहीं बदला। आइजैक जवाब देता है कि यह स्कोप उनके मरे हुए दोस्त डीन का था और उससे कई भावनात्मक यादें जुड़ी हैं। मैथ्यूज जब लाशों को करीब से देखता है तो हैरान रह जाता है। सभी को बिल्कुल सटीक सिर में गोली लगी है। अब उसे सच में शक होने लगता है कि आसपास कहीं कोई स्नाइपर छिपा हुआ है। वह यह बात आइजैक को बताता है। आइजैक तुरंत कहता है कि वह वहां से निकल जाए, लेकिन मैथ्यूज साइड के बीचों बीच खड़ा होकर यह समझने की कोशिश करता रहता है कि गोली किस दिशा से आई होगी। रेडियो पर आइजैक बार बार उसे पीछे हटने को कहता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। छिपा हुआ स्नाइपर मैथ्यूज को देख लेता है और गोली चला देता है। गोली सीधे मैथ्यूज के पेट में लगती है। ये देखकर आइजैक उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वह जिग-जैग दौड़ते हुए गोलियों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह मैथ्यूज को सुरक्षित जगह पर खींचने की कोशिश करता है, स्नाइपर एक और गोली चलाता है जो आइजैक की टांग में लग जाती है। दर्द के बावजूद आइजैक किसी तरह एक दीवार के पीछे कूदकर छिप जाता है। मैथ्यूज उसे कहता है कि वह तुरंत बेस से संपर्क करे और बैकअप बुलाए। इधर आइजैक अपनी टांग के घाव को देखता है और बेल्ट से कसकर बांधता है ताकि खून बहना रुके। वह अपना रेडियो बैग उठाकर बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो में कोई सिग्नल नहीं आता। जांच करने पर उसे पता चलता है कि रेडियो पर भी गोली लगी है और उसकी एंटीना टूट चुकी है। इसका मतलब है कि वे पूरी तरह फंस चुके हैं। उसी समय मैथ्यूज कहता है कि वह स्नाइपर की लोकेशन ढूंढे ताकि वह उस पर निशाना लगा सके। आइजैक उसे रोकता है और चेतावनी देता है कि अगर वह हिला तो स्नाइपर फिर गोली मार देगा, लेकिन मैथ्यूज फिर भी अपनी स्नाइपर राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है। दर्द और खून की वजह से वह बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। आइजैक समझ जाता है कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता। वह समय का इस्तेमाल अपनी टांग से गोली निकालने और घाव पर पट्टी बांधने में करता है। थोड़ी देर बाद वह भी दर्द और थकान से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब आइजैक को होश आता है तो उसे रेडियो ईयरफोन में हल्की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे बेस का कोई अधिकारी उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। आइजैक खुश हो जाता है और तुरंत बैकअप और मेडिकल सप्लाई भेजने की गुजारिश करता है। अधिकारी कहता है कि रेस्क्यू टीम उसके आसपास की एरिया में ही है, लेकिन उनको उसकी लोकेशन का नहीं पता और अगर उसके पास फ्लेयर गन है तो वह उसे हवा में फायर करे ताकि उनको पता लग सके। लेकिन बातचीत के दौरान उसे शक होने लगता है जब सामने वाला अधिकारी उससे उसकी सही लोकेशन बताने को कहता है। आइजैक मना कर देता है कि उसके पास फ्लेयर गन नहीं है। तब वह अधिकारी कहता है कि आइजैक खड़ा होकर हवा में गोली चलाए ताकि वे उसकी जगह पहचान सके। आइजैक कहता है कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। वह ध्यान से उस आदमी की आवाज सुनता है और अचानक समझ जाता है वह कोई अमेरिकी अधिकारी नहीं है। वह वही स्नाइपर है जिसने अमेरिकी रेडियो फ्रीक्वेंसी तक पहुंच बना ली है। स्नाइपर की पोल खुल जाने के बाद भी वह बातचीत जारी रखना चाहता है। वह कहता है कि वह आइजैक के बारे में जानना चाहता है। शुरुआत में आइजैक मना कर देता है, लेकिन जब स्नाइपर धमकी देता है कि वह मैथ्यूज को फिर गोली मार देगा तो आइजैक बात करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ साथ वह जमीन पर साइट का नक्शा बनाकर स्नाइपर की संभावित लोकेशन का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद स्नाइपर कहता है कि वह बस एक साधारण इराकी नागरिक है जो अपने देश की रक्षा कर रहा है। वह आइजैक से उसके परिवार के बारे में पूछता है। आइजैक जवाब देने से मना कर देता है और उल्टा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह उन लोगों को मार रहा है जो उसके देश का विकास करने आए हैं।
हैं। स्नाइपर हंसता है और कहता है कि वह जानता है कि यह पैसा इराक के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए है। जब आइजैक अपने बारे में कुछ नहीं बताता तो स्नाइपर फिर धमकी देता है कि वह मैथ्यूज को मार देगा। इस बार आइजैक डर नहीं दिखाता। तभी स्नाइपर अचानक डीन की मौत का जिक्र करता है। यह सुनकर आइजैक चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इस स्नाइपर को उनके दोस्त डीन के बारे में कैसे पता चला। कुछ देर बाद आइजैक अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बोतल में छेद हो चुका है और वह भी स्नाइपर की गोली से। तभी रेडियो पर स्नाइपर की आवाज आती है। वह बताता है कि उसने जानबूझकर आइजैक की पानी की बोतल, रेडियो की एंटीना और उसके घुटने पर गोली मारी थी। उसका मकसद साफ था, आइजैक को इस जगह से भागने के लायक न छोड़ना। स्नाइपर यह भी कहता है कि सुबह होने से पहले ही आइजैक की मौत हो जाएगी क्योंकि उसके घुटने से बहुत खून बह चुका है। अब मजबूर होकर आइजैक यह समझने की कोशिश करता है कि स्नाइपर किस तरह की राइफल इस्तेमाल कर रहा है। वह उसे आतंकवादी कहता है, लेकिन स्नाइपर हंसते हुए कहता है कि असल में विदेशी जमीन पर बंदूक लेकर घूमने वाला इंसान कौन है, वह या आइजैक। कुछ देर बाद आइजैक अपने स्कोप से दूर तक देखने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे शक होता है कि स्नाइपर कूड़े के ढेर के पीछे छिपा हुआ है। वहाँ की कठिन परिस्थितियां देखकर आइजैक समझ जाता है कि वह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि बेहद प्रशिक्षित शूटर है। वह उसे जुबा कहकर पुकारता है, लेकिन स्नाइपर इस बात से इनकार कर देता है और खुद को एक साधारण इराकी नागरिक बताता है। आइजैक फिर कहता है कि शायद वह पहले अमेरिकी सेना का अधिकारी था जिसने बाद में धोखा दिया, लेकिन स्नाइपर यह भी नकार देता है और कहता है कि वह सिर्फ उन लोगों को मारता है जो पहले उस पर हमला करते हैं। धीरे धीरे प्यास और थकान की वजह से आइजैक जमीन पर गिर जाता है। रेडियो पर स्नाइपर उसे डराते हुए कहता है कि जब वह मर जाएगा तो वह उसका चेहरा काटकर उसकी जीभ उसके सीने पर टांग देगा। कुछ देर बाद आइजैक एक चाल चलने की कोशिश करता है। वह अपनी हेलमेट और जैकेट को एक लकड़ी की डंडी पर लगाकर ऐसे दिखाता है जैसे कोई सैनिक उठ रहा हो, लेकिन जब वह अपनी गन को हिलाता रहता है तभी उसका हेलमेट गिर जाता है। स्नाइपर उसकी चाल समझ जाता है और हंसने लग जाता है। अब मजबूर होकर आइजैक एक आत्मघाती दौड़ लगाता है। वह पास पड़े एक मरे हुए सैनिक तक भागता है ताकि उसके बैग में कुछ काम की चीज मिल सके। वह उसका बैग उठाकर वापस भागता है, लेकिन स्नाइपर उस पर फायर करता है। किसी तरह वह वापस आ जाता है, लेकिन स्नाइपर लगातार उस दीवार पर फायर करता है जिससे उसका कुछ हिस्सा टूट जाता है। वह रेंगते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन लौटकर देखता है कि दीवार टूटने से उसका स्कोप टूट चुका है और अब उसे स्नाइपर को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। इसी बीच रेडियो में कुछ गड़बड़ी महसूस होती है। आइजैक अचानक समझता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। वह जोर जोर से उसे पुकारता है और स्नाइपर की संभावित लोकेशन बताता है। मैथ्यूज अपनी जेब से एक चमकदार बैज निकाल कर देखता है और धीरे धीरे राइफल की ओर बढ़ने लगता है। आइजैक रेडियो पर बात करके स्नाइपर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। उसी समय स्नाइपर बताता है कि वह पहले बगदाद में एक शिक्षक था, लेकिन जब एक अमेरिकी हमले में उसके छात्र मारे गए तब उसने बदला लेने का फैसला किया। वह फिर आइजैक से पूछता है कि वह टूटा हुआ स्कोप अब भी क्यों इस्तेमाल करता है। जब आइजैक चुप रहता है तो स्नाइपर फिर धमकी देता है कि वह मैथ्यूज को मार देगा। तब आइजैक सच बताता है। वह स्कोप अपने दोस्त डीन की याद में रखे हुए हैं। वह स्वीकार करता है कि डीन की मौत की असली वजह उसकी अपनी गलती थी। इसी दौरान मैथ्यूज अपनी राइफल पकड़ लेता है और कूड़े के ढेर की दिशा में कई गोलियां चला देता है, लेकिन जैसे ही वह रीलोड करने वाला होता है स्नाइपर पलटकर गोली मारता है जो उसके कंधे में लगती है। आइजैक उसे अपने पास रेंग कर आने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि मैथ्यूज उसके पास पहुंच पाए स्नाइपर एक और गोली चलाता है जो सीधे उसके सिर के पीछे लगती है। मैथ्यूज उसी पल मर जाता है। ये देखकर आइजैक टूट जाता है। वह रेडियो पर कहता है कि वह बस घर वापस जाना चाहता है। स्नाइपर जवाब देता है कि अगर सच में वह यही चाहता है तो वह उसे गोली नहीं मारेगा। कुछ देर बाद स्नाइपर पूछता है कि जब युद्ध खत्म हो चुका है तो आइजैक अब भी वहाँ क्यों है। आइजैक कुछ देर चुप रहता है, फिर सच बताता है। वह वहाँ इसलिए है क्योंकि डीन की मौत उसी की वजह से हुई थी। वह कबूल करता है कि उसने गलती से डीन को ही गोली मार दी थी जब वह असली स्नाइपर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, और तब से वह सबको झूठ बोलता रहा कि डीन को दुश्मन स्नाइपर ने मारा। इसी दौरान रेडियो में हल्की आवाज आती है। आइजैक तुरंत रेडियो तक रेंगता है और बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो इतना खराब हो चुका है कि वह सिर्फ बातचीत सुन सकता है, बोल नहीं सकता। अचानक उसे सुनाई देता है कि स्नाइपर उसका नाम लेकर बेस से मदद मांग रहा है। अब आइजैक को समझ आता है कि स्नाइपर लगातार अमेरिकी बेस से संपर्क कर रहा था और खुद को अमेरिकी सैनिक बताकर मदद बुला रहा था। वह बातचीत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। ज्यादा खून बहने की वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब आइजैक की नींद खुलती है एक कौवा उसके घायल पैर को नोच रहा होता है। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। यह सोचकर वह एक लकड़ी की रस्सी बांधता है और किसी तरह वह मैथ्यूज की स्नाइपर राइफल घसीटकर अपने पास लाता है और कूड़े के ढेर की ओर निशाना लगाता है। तभी उसे दूर से हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई देती है। वह दीवार के पास खड़ा होकर कहता है कि वह अब मरने से नहीं डरता और यह
कहकर अपनी लोकेशन दिखाने के लिए वह सामने की दीवार को धक्का देकर गिरा देता है। धूल का गुब्बार उठ जाता है। स्नाइपर भी उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। स्नाइपर उस पर फायर करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। पर अब आइजैक को उसकी लोकेशन कंफर्म हो जाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर आइजैक गोली चला देता है। उसे पता नहीं चलता कि गोली लगी या नहीं। सच जानने के लिए वह खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार स्नाइपर की तरफ से कोई जवाबी गोली नहीं आती। आइजैक सोचता है कि शायद उसने स्नाइपर को मार दिया है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर उसके पीछे उतरते हैं। सैनिक उसे स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाते हैं। आइजैक उन्हें स्नाइपर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह ठीक से बोल नहीं पाता। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, लेकिन अचानक छिपा हुआ स्नाइपर फिर से गोली चलाना शुरू कर देता है। एक एक करके सैनिक मारे जाते हैं। आइजैक चेतावनी देने ही वाला होता है कि तभी पायलट को गोली लग जाती है। हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और जमीन पर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसमें बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में वही स्नाइपर फिर अमेरिकी बेस से संपर्क करता है और खुद को अमेरिकी सैनिक बताकर एक और रेस्क्यू टीम बुलाता है। यहीं कहानी खत्म होती है और यह साफ हो जाता है कि वह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इसी के साथ फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।